नमस्कार दोस्तों। आरपीसी ने क्या पूछा है, आरपीसी क्या पूछेगा, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलन कहाँ कहाँ काम आता है। लंबा टॉपिक है ये, आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है क्योंकि काफ़ी सारे अनुप्रयोग इसके अंदर है। टोटल 5 अनुप्रयोग जो है वो हमारे सीनियर सेकेंडरी के बुक्स में बताए गए। वैसे अवकलज के बहुत अनुप्रयोग है, 5 तो सिर्फ लिस्ट किए गए हैं क्योंकि सिलेबस को रोकना भी तो होता है ना, तो सिर्फ 5 ही लिस्ट किए गए हैं। वैसे बहुत एप्लीकेशन, अवकलन तो भरा पड़ा है, अवकलन तो भरा पड़ा। आप फिजिक्स खोलिए, इकोनॉमिक्स खोलिए, ब्रांचेज साइंस के किसी ब्रांच में जाइए, आपको अवकलन भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो उपयोग बहुत है इसके, लेकिन हमने अपने आप को बांधा है कि भाई इतने ही अवकलन के अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में, उतने ही में पढ़ने हैं। तो इसमें जो पहला अनुप्रयोग हमारा आता है वो है राशियों में परिवर्तन की दर। एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष क्या परिवर्तन होता है, राशियों में परिवर्तन की दर। चेंज इन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज एक टॉपिक। दूसरा होता है वर्धमान एवं ह्रासमान, इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग, वर्धमान एवं ह्रासमान। तीसरा है आपका स्पर्शरेखा की ढाल या प्रवणता, या इसे अभिलंब की भी कहते हैं। स्पर्शरेखा एवं अभिलंब नाम से होता है ये टॉपिक। नंबर 4 है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, एक चर वाले फलन के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। देखिए ये टॉपिक 2 बार मिलेगा आपको। एक बार आपको यूजी में मिलता है, जो कॉलेज है वहाँ मिलता है, लेकिन वहाँ पे 2 चरों का होता है, यहाँ पे 1 चरों का है। आपका जो फलन होता है वो सिर्फ 1 चर का होता है, एफ एक्स। और 5वां उपयोग होता है निकटतम मान। निकटतम मान, आसपास का मान, ये तो है ही नहीं सिलेबस में, निकटतम मान तो ये तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। इसमें राशियों में परिवर्तन की दर जो है, इस पर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3 पे पहुंच जाते हैं। 3 बहुत बहुत बड़े टॉपिक है, ये भी ऑलरेडी अपने आप में अच्छे खासे टॉपिक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यहाँ से इन 3 टॉपिक की वजह से, तीनों ही आपस में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। वर्धमान ह्रासमान का स्पर्शरेखा से कोई लेना देना नहीं है, स्पर्शरेखा का उच्चिष्ट निम्निष्ठ से कोई लेना देना नहीं है, सबके सब फ्री है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन सब पे बन जाता है। तो अधिकतम 3 क्वेश्चन जो है वो बनने की पूरी संभावना रहती है, बने भी हैं, बने भी। बड़ा टॉपिक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक वर्धमान ह्रासमान का, एक स्पर्शरेखा की ढाल का, एक उच्चिष्ट निम्निष्ठ का। हाँ, कई बार मान लो कोई और टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दे देता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से खा भी जाता है, लेकिन मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक पे मिलते ही मिलते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। 2 से कम तो जाता ही नहीं है कभी। मैक्सिमम आपको 3 से 4 भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि इतना पसंद आ गया बनाने वाले को। और बनाने वाले की मर्जी पे है, ये तो बनाने वाले पे मर्जी पे है ना, तो वो तो बाध्य है ही नहीं, तो 4 भी बना देता है। लेकिन 3 इसको जस्टिफाई करता है। 3 टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आराम से जस्टिफाई करते हैं। 2 तो आपको डालने ही पड़ते हैं क्योंकि ये टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्धमान है ह्रासमान, स्पर्शरेखा की ढाल और उच्चिष्ट निम्निष्ठ। अब ये तीनों टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लीजिए। देखिए वर्धमान ह्रासमान में पूछा जाता है अंतराल, यही एकमात्र क्वेश्चन जो बनता है वो है अंतराल का। बताइए दिया गया फलन किस हिस्से में वर्धमान है, किस हिस्से में अंतराल में ह्रासमान है। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को पकड़ लीजिए। वर्धमान ह्रासमान का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वर्धमान ह्रासमान के सॉल्व। एक ही मात्र क्वेश्चन जो है वो बनता है और बनाया गया है, वो है सिर्फ अंतराल। फलन दे दिया, ये फलन किस अंतराल में वर्धमान है, ये फलन किस अंतराल में ह्रासमान है, या फिर इस अंतराल में फलन कैसा है, वर्धमान ह्रासमान, ना वर्धमान ना ह्रासमान, ऐसे ऑप्शन बना दिए। बस उसी को, मतलब उसी के कान को मरोड़ रहे, उसी के कान को चारों तरफ से अलग अलग तरीके से मरोड़ रहा है। ये कि वर्धमान ह्रासमान का अंतराल निकालना, इस पे मास्टरी कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपका एक क्वेश्चन पक्का तैयार हो गया। अब स्पर्शरेखा की ढाल जो है उसके साथ अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा के आता है, घुमाव आता है। देखिए क्या क्या करता है, कई बार तो बड़े ही प्रेम में बड़ा खुश होता है एग्जामिनर, तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, बता भाई स्पर्शरेखा की ढाल क्या है। सीधा, कई बार सीधा ही पूछ लेगा, भैया ढाल बता, ढाल का मतलब dy/dx का मान बता, बात खत्म, चल। या वो बिंदु बता जहाँ स्पर्शरेखा x x के समानांतर है, मतलब वो बिंदु बता जहाँ पे ढाल 0 है। या एक काम कर, अभिलंब की ढाल बता दे, या अभिलंब का समीकरण बता दे, या स्पर्शरेखा का समीकरण बता दे। बड़े ही प्यार से क्वेश्चन पूछता है, एकदम सीधा सीधा। तब तो भैया चाहे कोई भी आ जाए वो कर लेगा। और कई बार क्वेश्चन को घुमाता है, आ जा बेटा आ, घुमाते हैं। ये वक्र है, ये वक्र की जो अभिलंब है वो उस रेखा के अभिलंब के समानांतर है, तो बताओ कि वो बिंदु का पाद कहाँ होगा। तो कई बार हो जाता है भयंकर गुस्से में, तब भाई इससे क्वेश्चन को पढ़ो ही मत, टाइम बर्बाद होगा। और पढ़ भी लिया तो करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, और फिर भी आंसर भी मिला तो आपको 5 मिनट बाद में मिलेगा, जब तक सब कुछ डूब चुका होगा, है ना। तो बेहतर है ऐसे क्वेश्चन से दूर रहे, सीधा सीधा पूछे तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बस बात खत्म। क्या क्या पढ़ना है आपको, स्पर्शरेखा की ढाल पढ़नी है, अभिलंब की ढाल पढ़नी है। अगर 2 रेखाएं समानांतर है तो
जिस बिंदु पे वो समानांतर होगी वो बिंदु निकालना, या जहाँ पे स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस समांतर है वो बिंदु निकालना, दो रेखाओं के बीच के कोण निकालना। छोटा छोटा प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, वरना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड के साथ मत जाइएगा, क्योंकि वो लेंदी भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर वो हम तो आता है हम तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन वो लंबे होंगे। अभी मैं आपको पुराने साल के जो पेपर है क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा तो देख लीजिएगा, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन भी है, उनमें उलझना मूर्खता है। मत उलझिए लंबे क्वेश्चनों के साथ, टाइम वेस्ट होगा, कई क्वेश्चनों को खा जाएगा वो। उच्चिष्ट निम्निष्ट के बड़े ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े ही सीधे सीधे नाक की सीध वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये फलन किस बिंदु पे उच्चिष्ट है, ये भाई फलन किस बिंदु पे निम्निष्ट है। सीधा अवकलन किया, मान निकाला, सीधा अवकलन किया बराबर 0 रखा, बिंदु निकाला, बस बिंदु ही पूछता है। भाई बताइए ये फलन किस बिंदु पे उच्चिष्ट है, या फिर उच्चिष्ट मान कितने हैं। बिंदु पूछ लेता है, मान पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स किस बिंदु पे उच्चिष्ट है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री पर। कितना है, मान कितना है, तो आप कहेंगे 1। दो बातें होगी ना, एक तो हो गया उच्चिष्ट बिंदु, किस बिंदु पे ऊंचा मान मिला 90 डिग्री पे, कितना मिला 1 मिला। समझ रहे बातों को। सबसे महंगा फोन, मान लीजिए एक बार हाइपोथेटिकल, सबसे महंगा फोन उस दुकान पे मिलता है, कितने का मिलता है, इतने का मिलता है। दो जवाब हुई ना, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, कितना मिलता है। उंगलियों को समझिए, कहाँ मिलता है, कितना मिलता है। कहाँ मिलता है उसको बिंदु कहते हैं, कितना मिलता है उसको मान कहते हैं। तो बिंदु और मान के दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सीधा सीधा चलना है, टेढ़ा मेढ़ा चलना नहीं है, आपका काम कंप्लीट। और बाकी ये राशियों में परिवर्तन की दर मत पढ़िए, निकटता मान भी आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ही मतलब खराब हुए तो ऐसे क्वेश्चन राशियों में परिवर्तन की दर के क्वेश्चन बनते हैं, वरना कोई नहीं बनाता। क्योंकि देखिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, एकदम सेफ नहीं चल सकते भाई। कंपटीशन में आप लोगों, मैं सारा पढ़ के जाऊँ तो भी रिस्क है, सारा पढ़ के जाइए तो भी रिस्क है। ट्राई कर लीजिए, सारा पढ़िए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल आते हैं, बोले सर मैंने तो पिछली बार बहुत कुछ पढ़ा था फिर भी मैं रह गया। तो बहुत कुछ पढ़ा था इसीलिए रह गया। ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता है, सिलेक्टिव पढ़ना होता है, सिलेक्ट करना होता है, टारगेट करना होता है। आपने 60% पढ़ा और 60% में से 60% बना लीजिए, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बच्चा है। वो बेवकूफ़ जो 100 पढ़ के जाता है 100 पढ़ के जाता है 40 लाता है, वो बेवकूफ़ है। बिना मतलब में दिमाग की मेमोरी को फुल किया, बिना मतलब में स्ट्रेस पैदा किया, बिना मतलब में चीज़ें भूलता चला गया, बाद में जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, ए और बी दो सही लगे, है ना। तो सेलेक्ट करिए और पढ़िए, ज़्यादा बेहतर है। तो रिस्क लीजिए, रिस्क बुरी बात नहीं है। कैलकुलेट लेती हैं आप लाइफ में, घर से बाहर निकलते हैं रिस्क ही है। आप बाइक पे निकल रहे हैं, क्या वो रिस्क नहीं है? क्या एक्सीडेंट नहीं होते हैं? तो फिर अच्छा आप कहेंगे सर मैं तो कोई गलती करूँगा नहीं, मैं तो धीरे धीरे बाइक चलाऊंगा। तो क्या एक्सीडेंट एक आदमी की गलती से होते हैं? गाड़ी वाला आके ठोक दे तो आपकी गलती नहीं है वहाँ पे, तब भी आपका एक्सीडेंट हो गया। तो समझिए बातों को, हल्का सा रिस्क, जैसे मार्क जकरबर्ग कहते हैं रिस्क ना लेना भी एक रिस्क लेना है, और वो बड़ा रिस्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि इसमें क्या आता है। 3 क्वेश्चनों का मैटर बनता है। नॉर्मली 2 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 3 का मैटर मेरे लिए लगता है जस्टिफाई होता है। और वो 3 है वर्धमान हाशमान जिसमें अंतराल पूछेगा, स्पर्शरेखा की ढाल जिसमें थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो आप दूर निकल लीजिएगा, सीधा पूछिए तो करके आ जाइएगा, और लास्ट में टाइम बचे तो फिर वो जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है उसको भी हैंडल कर लीजिएगा। उच्चिष्ट निम्निष्ट को पढ़िएगा, उसमें सीधा बिंदु निकालना सीखिए, बस हो गया काम आपका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया इस टॉपिक के लिए। और बाकी अब चलते हैं हम क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पिछले सालों में, सारे क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। आइए, अवकलज के अनुप्रयोग। आपको याद होगा इससे जस्ट पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था अवकलज, मतलब अवकलन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पीछे आरपीएससी ने पूछे वो हमने सॉल्व किए थे। काफ़ी अच्छे, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन उसमें हमने देखे हैं। अब यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ है कि अवकलज का अनुप्रयोग जो है उसमें जो आपने अवकलन पढ़ा है कि अवकलन कैसे करते हैं, उसमें वो था कि अवकलन कैसे करते हैं, इस फलन का कैसे होता है, उस फलन का कैसे होता है, चर की पावर चर हो तो कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। लेकिन अवकलज काम कहाँ आता है ये हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें 4 उपयोग हैं अवकलन के। पहला उपयोग होता है वर्धमान एवं हाशमान फलन, वर्धमान एवं हाशमान फलन। दूसरा होता है हमारा स्पर्शरेखा की ढाल, स्पर्शरेखा की ढाल। तीसरा होता है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, और चौथा होता है राशियों में परिवर्तन की दर। देखिए टॉपिक तो 4 है, एक 5वां टॉपिक भी होता है, ठीक है, जहां हम कहते हैं कि भी लगभग मान निकालना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, वो होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में 4 है, उन 4 में भी ये जो लास्ट वाला है राशियों में परिवर्तन की दर, ये नए के बराबर है। ये इसमें क्वेश्चन रेयर ही पूछा जाता है। अभी तक तो देखिए आप देखेंगे पुराने सालों में कभी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन क्योंकि ओवरऑल से बात टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो 3 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वर्धमान हाशमान का, स्पर्शरेखा की ढाल,
एक उच्चिष्ट निम्निष्ट का। टॉपिक भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन की संभावना यहाँ रहती है। वर्धमान ह्रासमान 1, स्पर्शिका की ढाल 2, उच्चिष्ट निम्निष्ट 3। अब मैं इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, वर्धमान है ह्रासमान को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको वर्धमान ह्रासमान को समझने के लिए असमीका का ज्ञान होना चाहिए। इनइक्वलिटी असमीका का मतलब वो समीकरण जिसमें छोटे या बड़े का चिन्ह लगा हुआ होता है, छोटा या बड़े का चिन्ह। असमीका जो है उसके लिए मैंने एक अलग से सिलेबस बनाया हुआ है, अलग से एक जो कोर्स है, छोटा कोर्स बनाया हुआ है, ताकि हर कोई जो है असमीका को पहले समझ सके। असमीका, अब आप कहेंगे सर असमीका तो हमारे कोर्स में है या नहीं है, तो हर चीज़ कोर्स में होने या ना होने से फर्क नहीं। जैसे लघुरिथम है, लोगरिथम लघुगुणक है, वो आपके कोर्स में है या नहीं है। अवकलन में लोगरिथम आता है ना, अवकलन करिए लोग भरा पड़ा है, आप समाकलन करिए लोग भरा पड़ा है, आप यूजी पीजी के क्वेश्चन निकालिए उन सब में लोग भरा पड़ा है। तो लोग वो चीज़ है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो वैसे ही असमीका टॉपिक सीधे तौर पे आपके कोर्स सिलेबस में है या नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल उस पर बनते हैं, सवाल उसमें होते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आप कहेंगे से महत्तम पूर्णांक हमारे कोर्स में है या नहीं है। समाकलन है ना, तो समाकलन में महत्तम पूर्णांक आपको कई जगह मिल जाएगा, अवकलन में महत्तम पूर्णांक कई जगह मिल जाएगा। त्रिकोणमिति हमारे कोर्स में है या नहीं है, ना हो तो क्या दिक्कत है, त्रिकोणमिति कहाँ नहीं है, बाकी हर टॉपिक के अंदर त्रिकोणमिति आएगी। तो ये इन टॉपिक का कोर्स में होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सवालों के अंदर मिल के आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि वर्धमान ह्रासमान को पढ़ने के लिए आपको असमीका का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है स्पर्शिका की ढाल, और तीसरा है उच्चिष्ट है निम्निष्ट। उच्चिष्ट है निम्निष्ट के 2 टॉपिक है, एक है 11th-12th का, एक है यूजी का। यूजी वाला यूजी में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं इसलिए हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं थोड़ी देर पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वीडियो जो है, रिकॉर्डर जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से गड़बड़ हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो ये क्वेश्चन लिखे हुए रह गए। लगभग 5 क्वेश्चन है जो शायद मैंने सॉल्व करवा दिए थे, लास्ट में 4 क्वेश्चन है सॉल्व करवा दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम आ गई रिकॉर्डर में, तो मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। चलिए एक मौका और मिल गया दोबारा से आपको यही क्वेश्चन समझाने का, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एकजिष्ट वर्धमान का। ये फलन है जो कि एकजिष्ट वर्धमान है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, किस अंतराल में ये वर्धमान है। देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, अंतराल पूछना। वर्धमान ह्रासमान में आपको अंतराल ही अंतराल मिलेंगे, और अंतराल को समझने के लिए आपको असमीका का थोड़ा बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, वरना क्या होगा कि सही की जगह आप गलत कराएंगे। अब अधिकतर क्या मानते हैं कि एकजिष्ट वर्धमान का मतलब होता है अवकलन का मान धनात्मक होना चाहिए। बिल्कुल, एकजिष्ट ह्रासमान का मतलब अवकलन का मान ऋणात्मक होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है एकदम। लेकिन जब अंतराल निकालने जाते हैं तो बड़ा माइनर डिफरेंस आता है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एफ एक्स, हम इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x e की पावर माइनस एक्स बाहर, फिर एक्स स्क्वायर बाहर, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू -1, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 2 - x। अब हमें वर्धमान दिया है तो अवकलन का मान ग्रेटर देन होगा 0 से। अब यहाँ पे ही खेल शुरू होता है बेटा। अब यहाँ पे छोटा सा काम है, लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ जाते ही यहाँ तक सबको पता है कि ये फलन है, इसका अवकलन करना है, अवकलन का मान धनात्मक रखना है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है आपके असमीका। यहाँ एक माइनर से भी गलती कर दी तो क्वेश्चन का कहीं पहुँच जाएगा। अब यहाँ क्या करना, देखिए सबसे पहले e की पावर माइनस एक्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। e की पावर माइनस एक्स हो चाहे प्लस एक्स हो, ये हमेशा धनात्मक राशि है, हमेशा धनात्मक राशि है। और जो राशि धनात्मक होती है मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं है ना माइनस की है, क्योंकि हमेशा प्लस की आती है, तो हम इसको उधर भेज सकते हैं। चल भाई भाग जा उधर, तो उधर भाग गई। उधर भागने का मतलब ये यूँ समझ लीजिए e की पावर माइनस एक्स का दोनों तरफ भाग दे दिया। और जब कोई संख्या प्लस की होती है तो प्लस की संख्या का भाग देने पर आपका चिन्ह जो है वो बदलता नहीं है, वो एज इट इज जैसा है वैसा रहता है। तो e की पावर माइनस एक्स, देखिए 0 का भाग तो आप वैसे ही नहीं दे सकते, तो पहले कन्फर्म होना चाहिए कि दोनों तरफ भाग देने से पहले वो 0 ना हो, तो ये 0 नहीं है, एक बात। दूसरी बात, चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये प्लस का या माइनस का, तो ये प्लस का है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो e की पावर माइनस एक्स का दोनों तरफ भाग देने पर ना तो चिन्ह बदला, एज इट इज वैसा का वैसा रह गया। अब यहाँ ठीक है, यहाँ 2 - x है, 2 - x नहीं चलता, x - 2 करना पड़ेगा। जोड़ा x - 2 की तरह रहना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लिया। अब इस माइनस का दोनों तरफ भाग देंगे या दोनों तरफ गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि -1 से गुणा कर रहे हो आप, माइनस नहीं है, -1 से गुणा कर रहे हो। -1 से गुणा करते ही चिन्ह बदल गया, बड़ा था वो छोटा हो गया। तो अब आ जाइए, अब x के 2 मान आएंगे, एक आएगा 0, एक आएगा 2, ये रहा 0, ये रहा 2। ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड है। देखिए द्विघात समीकरण हो गए ना, 1 और 2 गुणनखंड है।
द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के दो मूल है, एक 0 है एक 2 है। हर द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में माइनस की होती है और मूलों से पहले प्लस, मूल के बाद भी प्लस, दूसरे मूल के बाद भी और पहले मूल के बाद भी प्लस, और बीच में माइनस की होगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? चलो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए द्विघात समीकरण माइनस की कब होगी? माइनस की होगी मूलों के बीच में, 0 और 2 के बीच में, क्योंकि हमें ये चिन्ह चाहिए ना, तो 0 और 2 के बीच में। अब आप कहेंगे सर हम तो प्लस के लेके चले थे ना। अरे लेके प्लस के चले थे, लेकिन वो सवाल जब हम सॉल्व कर रहे थे उस दौरान वो चिन्ह बदल गया, तो चिन्ह वही है जो बदल के ये हो गया। तो हमें तो ये चाहिए ना भाई, हम तो यहाँ से आए हैं ना, तो हम तो लास्ट में आए, हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, ना कि ये चाहिए, क्योंकि ये बदल चुका है। हमें ये चाहिए, माइनस का चाहिए। तो 0 से 2 के बीच में, तो हमारा आंसर हुआ 0 से 2। देखिए 2 से अनंत के बीच वाला भी है, ये वाला भी है, और हम यहाँ प्लस वाले के हिसाब से यहाँ चलते, इस प्लस को देख के चलते। भाई प्लस था, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, प्लस था, लेकिन उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान वो माइनस हो गया। तो अब हमें माइनस चाहिए, ना कि ये चाहिए, क्योंकि ये तब चाहिए होता जब हम इसको सॉल्व करते। हमने तो इसको आगे सॉल्व करके यहाँ पहुंचे हैं, तो हमें ये चाहिए, जो लास्ट वाला था वो चाहिए, तो लास्ट में माइनस चाहिए, तो माइनस ये रहा 0 से 2 के बीच। तो ये आंसर हो गया। बड़ा पेचीदा होता है, तभी मैंने कहा ऐसे में का जो है वो अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां हो जाएगी, सही क्वेश्चन होता होता गलत चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है y² बराबर 4x, y बराबर mx प्लस 1। ये इस परवलय की एक स्पर्शिका है। तो बताइए m का मान क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। m का मान निकालना है आपको। अब ये परवलय की ये स्पर्शिका है, और स्पर्शिका जब कोई किसी की होती है तो वो सिर्फ एक बिंदु पे टच करती है। देखिए जैसे ये रहा, सिर्फ एक बिंदु पे टच करेगी। काटती है तो 2 बिंदु होते हैं, तो ना स्पर्श करती है ना काटती है, तो दूर से चली जाती है, तो ना कोई एक बिंदु होता है ना कोई 2 बिंदु होता है, कोई बिंदु नहीं होता। 0 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु। तो स्पर्शिका, इसका मतलब दोनों एक बिंदु पे काटेगी। तो y का मान यहाँ से निकाल कर आप इसमें रख दीजिए, ये रख दिया। हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोला, पदों को एक तरफ किया। अब ये x की द्विघात समीकरण आ रही है। द्विघात समीकरण हमें कहती है कि x के 2 मान आने वाले। द्विघात समीकरण हमें कहती है कि x के 2 मान आने वाले हैं, लेकिन 2 मान तो नहीं आ सकते, क्योंकि x के अगर 2 मान आए तो प्रतिच्छेदी रेखा है, स्पर्शिका कैसे हुई? तो स्पर्शिका के लिए जरूरी है कि दोनों मान आए परंतु सेम आए, एक ही आए। तो सेम कब आएंगे? x के दोनों मान सेम कब आएंगे? जब b² बराबर 4ac हो गया। द्विघात समीकरण में दोनों मान सेम कब आते हैं? जब b² बराबर 4ac होता है। तो b² बराबर 4ac लगाया, सॉल्व किया, m का आंसर आ गया, m बराबर 1। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। fx बराबर log x बटा x का उचिष्ट मान निकालिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत फेवरेट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग कई कंपटीशन में मिलेंगे। log x बटा x, x की पावर x, x की पावर 1 बटा x, ठीक है, 1 बटा x की पावर x, log x की पावर 1 बटा x। ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 भरे पड़े। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप निकाल लीजिए और इनके कोशिश करिए कि जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनके आंसर तक भी याद रखें, तो फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत घूमे हुए क्वेश्चन है। आप पुराने पेपर को उठा के देखिए, हरियाणा के उठा के देखिए, या फिर राजस्थान वाले पुराने पेपरों को उठा के देखिए, या राजस्थान में कहीं IIT के या किसी और के पेपर को उठा के देखिए। ये क्वेश्चन घूमते रहे, बार बार आए। ठीक है, चलिए f डैश x अवकलन करते हैं, क्योंकि उचिष्ट निम्नलिखित में क्या करना होता है? पहले अवकलन करना होता है, 0 रखना होता है, x का मान निकालना होता है, फिर दोबारा अवकलन करके चेक करना होता है कि वो उचिष्ट है या निम्नलिखित है। तो मैंने अवकलन किया, अवकलन करते ही x बाहर, log x का 1 बटा x, फिर log x बाहर, x का 1, x का नीचे वाले का स्क्वायर, x कट गया, 1 माइनस log x बटा x स्क्वायर। अवकलन का मान 0 कर दिया, वज्र गुणा करके x स्क्वायर इधर आ गया, 1 माइनस log x बराबर 0, log x बराबर 1 और x बराबर e की पावर 1, यानी e आ गया। अब ये उचिष्ट है या निम्नलिखित है, इसके लिए दोबारा अवकलन करो, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है दोबारा अवकलन। क्यों नहीं करने की जरूरत है? देखिए इसने कहा है कि उचिष्ट मान है, इनमें से उचिष्ट मान है, चारों आंसर दिए हुए हैं, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उचिष्ट मान विद्यमान नहीं है। इसका मतलब उचिष्ट मान है तभी तो ना, वरना तो ये लिखा होता उचिष्ट मान विद्यमान नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होता कि उचिष्ट मान विद्यमान नहीं है, उचिष्ट मान विद्यमान नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम इस बिंदु को चेक करते हैं, क्या पता ये निम्नलिखित निकल जाए। अब ये बिंदु निम्नलिखित नहीं निकल सकता, क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु आया है। अब एक बिंदु या तो उचिष्ट आएगा या निम्नलिखित आएगा, या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। लेकिन अगर ये मिनिमा आ जाता है तो इसका मतलब कोई बिंदु नहीं है जिसपे मैक्सिमा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आंसर में दिया हुआ है कि मैक्सिमा है, तो इसका मतलब यही वो बिंदु है जो मैक्सिमा है। तो आपको दूसरा अवकलन बच गया। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़िए, स्मार्टनेस का यूज कीजिए, तो आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी भी होगा। अब आपको दूसरा अवकलन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा अवकलन कब करते हैं? जब 2 बिंदु आते हैं, तब हमें डर लगता है कि ये 2 बिंदु आए हुए हैं, क्या पता
दो बिंदु आए हैं, क्या पता इस पे मैक्सिमा है या इस पे मैक्सिमा है, या इस पे मिनिमा है या इस पे मिनिमा है, तब हमें चेक करना होता है। या फिर यहाँ ये लिखा होता कि उच्चिष्ट नहीं है, उच्चिष्ट नहीं है, तो हमें देखना पड़ता कि क्या पता ई उच्चिष्ट है या नहीं। लेकिन यहाँ तो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब उच्चिष्ट है, और एक ही बिंदु आया तो ये उच्चिष्ट ही आएगा, और कोई आ नहीं सकता। फंस गया क्वेश्चन वाला, आ गया हमारा आंसर। चलिए चौथे पे आते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 के लिए सत्य कथन है। मतलब कहाँ वर्धमान है, कहाँ हाशमान है। सीधा एक बार अवकलन करके कॉमन निकाला। इस बार x आगे है, सही, परिस्थितियाँ एकदम सही है। x के दो मान आएंगे, 0 और माइनस का 4/3, 0 और माइनस का 4/3। तो 0 और माइनस 4/3 के बीच में माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण है, मूलों के बीच में माइनस होती है, मूलों के दोनों तरफ प्लस होती है। अब हमें क्या चाहिए, हमें कोई सा भी नहीं चाहिए, हमें बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो -4 और 0 के बीच में वर्धमान है, नहीं जी वर्धमान नहीं, हाशमान है। -4 और -1/2, -4/3 और माइनस का 1/2 के बीच में वर्धमान है, नहीं जी, यहाँ तो हाशमान है, गलत। -4/3 और 0 के बीच में हाशमान है, -4/3 0 के बीच में हाशमान, हाँ जी बिल्कुल सही है, हो गया काम खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कहा गया कि ये जो रेखा है, ये रेखा इस वक्र पे अभिलंब है। अभिलंब है इसका मतलब इसकी ढाल और इसकी स्पर्शिका की ढाल दोनों लंबवत होंगी। इसकी ढाल सपोज कीजिए m1, और इस वक्र की स्पर्शिका की ढाल मान लेते हैं m2। तो m1 गुणा m2 बराबर होगा -1, क्योंकि दोनों लंबवत है। ये इसका अभिलंब है ना, तो इस पर अभिलंब कौन होता है, जो स्पर्शिका के लंबवत होता है। अभिलंब कौन होता है, जो स्पर्शिका के लंबवत होता है। तो इसका मतलब है कि स्पर्शिका की ढाल जो मैं निकालूंगा, वो m2, इसकी ढाल जो निकालूंगा वो m1। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। और ढाल कैसे निकलती है, अवकलन से। अवकलन कर दीजिए, इसका अवकलन करूंगा तो a x का अवकलन 1, b y का dy/dx, c का 0, तो मेरा आ जाएगा dy/dx आ जाएगा -a/b, यानी m1 मेरा आ जाएगा -a/b। आ गया। चलिए दूसरा कर लेते हैं, ये आ गया हमारा m1। m2 निकाल लेते हैं, x y का अवकलन dy/dx, y बाहर, x का 1 बराबर 0, dy/dx बराबर -y/x। तो हम वो जो ढाल वाली शर्त है वो अप्लाई करते हैं, m1 गुणा m2 बराबर -1। तो m1 का मान -a/b, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, -a/b। m2 का मान है -y/x बराबर -1। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आपका बच गया। ठीक है, अब हम यहाँ से मान रख सकते हैं, यहाँ से y का मान रखिए तो y का मान आ जाएगा 1/x, y का मान 1/x, तो y का मान 1/x रख दीजिए, a/b, y का मान 1/x तो 1/x² हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार, a/b ऐसे लिख लेता हूँ, बट्टा x² बराबर आया -1। देखिए अब ये जो माइनस आया है ये x² की वजह से तो नहीं आ सकता, ऑब्वियसली बात है, x² तो हमेशा ही प्लस का होगा, ये तो हमेशा ही प्लस का होगा। तो माइनस आया तो इन दोनों भाइयों के आपस में लड़ने की वजह से आया, और दोनों में माइनस कब आता है, जब एक प्लस और एक माइनस को। तो इनमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, मतलब एक 0 से बड़ा होगा और एक 0 से छोटा होगा। तो यही ऑप्शन है। चलिए देखिए ये रहा, या तो a 0 से बड़ा हो, या a 0 से बड़ा हो तो b 0 से छोटा हो, या फिर a 0 से छोटा हो b 0 से बड़ा हो। भैया ऑप्शन बैठा सी। खाली a क्यों नहीं बैठा, क्योंकि a ने कहा कि दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस कैसे आएगा, दोनों ही प्लस हो जाएंगे तो भी प्लस आएगा। रियल नंबर इसने कहा कि सारे रियल नंबर, सारे कैसे हो सकते हैं, सारे रियल नंबर लेंगे तो दोनों ही प्लस ले लेंगे तो प्लस आएगा, माइनस कैसे आएगा। तो इसका मतलब है कि एक को प्लस होना पड़ेगा, बी को माइनस होना पड़ेगा, या फिर कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस हो जाए बी प्लस हो जाए, दोनों में से एक को प्लस और एक को माइनस होना पड़ेगा। आई बात समझे, अच्छा क्वेश्चन था ना, जानबूझ के क्वेश्चन को घुमाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 12y - x³ - 3x किस बिंदु पर स्पर्शिका x के समानांतर है। x के समानांतर है, अवकलन करते हैं। x के समानांतर होने का मतलब है वहां अवकलन का मान 0 होगा, वहां पे ढाल 0 होगी। x के समानांतर है मतलब ढाल 0 है, dy/dx 0 है। कर लीजिए अवकलन, 12y का dy/dx बराबर 3x² - 6x। ठीक है, और ये हमारा dy/dx आ गया, 12 का भाग दे दीजिए 3x² - 6x, और इसको बराबर कर दीजिए 0। 0 करते ही 3x² - 6x बराबर 0, 3 का भी भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा, x - 2 बराबर 0। दो बिंदु आए, एक आया x बराबर 0
वह x बराबर 2। तो x का मान 0 रखने पर y का मान आ जाएगा 0। तो एक बिंदु तो आया 0 0, दूसरा आया 2 रख दीजिए, 2 रखने पर 8, और यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 4 3 12। तो 8 में से 12 गए, माइनस के 4, माइनस के 4 बट्टा 12, माइनस का 1 बट्टा 3, 2 और माइनस 1 आया 0 0, 1 आया 2 माइनस 1 बट्टा 3। तो 0 0 तो कोई दे नहीं रखा, 2 माइनस 1 बट्टा 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई एक्स एक्स के समानांतर होने की शर्त। देखिए एक्स एक्स के समांतर होने की शर्त होती है ढाल 0 होती है, एक्स एक्स के लंबवत होने की शर्त होती है ढाल अनंत होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, किस अंतराल में ये एकदिष्ट हाशमान होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो उल्टे ब्रैकेट है इन्हें ओपन इंटरवल कहते हैं। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर -2 तक, ये ओपन इंटरवल होते हैं। ठीक है ना, ओपन मतलब छोटे अंतराल। अब कई जो राइटर्स हैं वो इसको ऐसे लिखते हैं, कई जो बड़े ब्रैकेट है उनको ऐसे लिखते हैं और छोटे ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं उल्टा करके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रकार के हैं, ये है विवर्त अंतराल मतलब ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल बड़े अंतराल। आइए अवकलन करते हैं इसका, f डैश x ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x, ये 6x सॉरी। ठीक है, बड़ा ग्रेटर देन 0 चाहिए क्योंकि वर्धमान चाहिए। 6 का भाग दे दीजिए और गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड हो जाएंगे इसके 2 और 1, x प्लस 2, संख्या रेखा पे माइनस का 2, इसके बीच में माइनस के होंगे और इनके बीच में प्लस के। तो माइनस अनंत से -2 के बीच में है जी, बिल्कुल है। और 1 से लेके अनंत के बीच में है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ओपन है, यहाँ क्लोज है, इसलिए गलत है। अगर ओपन लगाया होता तो ठीक था, ओपन लगाया होता तो ये भी ठीक था, लेकिन एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है। ये देखिए यहाँ से क्लोज है यहाँ से ओपन है, तो ऐसा नहीं चल सकता ये पूरा। तो -2 से -1 के बीच में यहाँ हाशमान है, यहाँ वर्धमान नहीं, इसमें हाशमान है। ठीक है, इसमें हो नहीं सकता क्योंकि लगाया। फलन सदैव वर्धमान है, नीचे सदैव नहीं है, सदैव बिल्कुल भी नहीं है। -2 और 1 के बीच में हाशमान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस वक्र को ग्राफ वक्र जो है वो लंबवत काटता है, समकोण पे काटता है, तो ढालों का गुणनफल -1 होना चाहिए। जिसके साथ ढालों का गुणनफल -1 होगा उसको लंबवत काटता है। तो इसकी ढाल आ जाएगी 2y dy/dx, 2 dy/dx बराबर 4a, x का 1 हो गया। तो यहाँ आपकी ढाल निकल जाएगी, वो हो जाएगी 4a बटा 2y, जिससे आपका हो जाएगा 2a/y हो गया। चलिए ये आपकी एक ढाल आ गई। अब आपको ऐसी ही एक ढाल और चाहिए जिनका गुणनफल -1 है, दोनों को मिला के। तो अगर मैं किसी रैंडमली, क्योंकि सीधा ए से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जब आप ऑप्शन के साथ जाते हैं तो कम चांसेस है कि ए सही हो, इसलिए बी या सी से स्टार्ट करिए, लास्ट वाले से भी स्टार्ट मत करिए, बी और सी से स्टार्ट करिए, ज़्यादा सही रहता है। तो मैं इस बी से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि जो ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप। तो 2x बराबर 4a dy/x बटा 2a dy/dx। हम दोनों की ढाल ले लेते हैं, इसका इस दोनों की गुणा करते हैं, इसको एक को m1 नाम दे देते हैं, एक को m2 नाम दे देते हैं। इसका नाम m1 रख लेते हैं, इसका नाम m2 रख लेते हैं। ठीक है, दोनों की गुणा करके देखते हैं कि गुणा -1 आनी चाहिए। तो m1 गुणा m2 बराबर -1 आ गया, वो आंसर होगा। तो ये आ गया 2a बटा y इंटू x बटा 2a कट गया, x बटा y आ गया। जल्दबाजी मत करिएगा कि -1 नहीं आया, x और y का मान भी रखना पड़ेगा आपको। तभी मैंने कहा था ऑप्शन 1 से स्टार्ट मत करिएगा, बी और सी या बीच के ऑप्शन है। जब भी आपका ऑप्शन, ये एक सार्वभौमिक नियम है, मान लीजिए जब भी ऑप्शन आपको चेक करने हो तो ऑप्शन में हमेशा बी और सी से स्टार्ट करिए। होता है ऑब्वियसली बात है, ए भी सही होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं ए सही होता है। अधिकतर वो जब ऑप्शन का क्वेश्चन बनाता है तो जानबूझ के आंसर जो है सही आंसर बी सी के बीच में डालता, ताकि अगर वो ए से चेक करना पड़े तो सी तक पहुंचे तो कम से कम 2 एटलीस्ट उसको फालतू की चेक करने पड़ जाए, उसका टाइम खराब हो जाए। तो इसलिए हमेशा बी या सी ऑप्शन से स्टार्ट करें। तो एक्स बटा वाई आ गया, दोनों का प्रतिशत बिंदु पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई का मान मिलेगा और वो मान ही हमें यहाँ रखना होगा, तब पता चलेगा -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इन दोनों ग्राफ को हम सॉल्व करते हैं। आ जाओ, यहाँ आपको y का मान निकाला x² बटा 4a, जो यहाँ रखा तो हो गया x² बटा 4a², 4 का हो गया 16a² बराबर 4ax। x को एक तो x का मान 0 आ जाएगा, मैं वजह गुणा कर दूंगा तो x का मान 0 आ जाएगा और x का मान 4a आ जाएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 आ जाएगा। तो एक तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आया 0 0, एक दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आया 4a 4a,
4a और 4a अगर हम यहाँ पे रखें तो 4a x का मान 4a, y का मान 4a, तो 4a 4a रखने पर ये भाई हमारा आता है 1, -1 नहीं है, इसका मतलब दोनों लंबवत नहीं काटते हैं, तो ये ऑप्शन तो गया। तो यार 1, और जबकि आंसर में बी ही दिया हुआ है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरपीसी की तरफ से करेक्शन है, नहीं, हो सकता है कि मेरी टीम ने जिसने टाइप किया है उससे गलती हो गई हो। x² बराबर 4ay की जगह x² बराबर -4ay हो, माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ जब गुणा होगा तो माइनस यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा -1 के तौर पर, तो गलती हो सकती है, करेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो है वो बी ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें माइनस का करेक्शन है। और आप जो है वो चेक कर लीजिएगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 का जो संस्कृत विभाग का पेपर है उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो आया है ये आपको 2 जगह मिलता है ऐसा क्वेश्चन। ये आपका एक फलन दिया हुआ है, इस फलन का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन 2 जगह आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट में, एक ये मिलता है आपको फलन में। फलन में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसका न्यूनतम मान क्या है, इसका अधिकतम मान क्या है। एक्चुअली दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो गए, एक तरह से फलन भी है, फलन का क्वेश्चन भी, इस फलन का न्यूनतम मान पूछे, फलन भी हो गया और उच्चिष्ट निम्निष्ट भी हो गया, दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स होकर ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है, बड़े अच्छे तरीके से इनको आप ट्रीट कर सकते हैं। करना क्या होता है वो देखिए, और ये ट्रिक पकड़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी ट्रिक है ऐसे क्वेश्चनों को करने की। वही है, ये देखिए औजार है, ये आपको सीखने पड़ेंगे। जितने औजार आपके पास होंगे उतना अच्छा आप मैथ्स को ट्रीट कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा बहुत नंबर चेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको मानना है बराबर में y, माना x के हर मान के लिए जो भी आंसर आएगा वो y आएगा। वैसे x का मान आपने कुछ रखा, जो भी आएगा वो y आएगा, ठीक है। अब ये मत सोचिए y फिक्स है, फिक्स नहीं है, x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, ठीक है। वजह गुणा करने पर तो x² -x + 1 बराबर y, वजह गुणा करने पर y x² + yx + y हो गया। x² को एक तरफ कर लीजिए, x को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y - 1 x² कॉमन, फिर ये हो जाएगा x + 1 y कॉमन, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, y + 1x + y - 1। अब यहाँ देखिए ये x की द्विघात समीकरण है, x तो रियल है, x तो रियल है, सवाल में कहा गया कि x वास्तविक है, वास्तविक फलन है, तो वास्तविक फलन तो x रियल है, x का मान वास्तविक आएगा, x का मान वास्तविक आएगा, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से वास्तविक मान तभी आता है जब b² - 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो ये तो बड़ा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा। तो b² यानी y + 1 का स्क्वायर, 4a का मान y - 1, c का मान y - 1 बड़ा या बराबर होगा 0 के। तो यहाँ ब्रैकेट खोल लीजिए, y² + 1 + 2y - 4y², और ये y - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 2y प्लस 8y, और ये प्लस का 1 आएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा, 0। माइनस का 3y² प्लस का 10y माइनस का 3 लेटर देने का 0। माइनस से गुणा करने पर 3y² - 10y + 3 > 0। ओ सॉरी, ग्रेटर देन का चिन्ह बदल गया क्योंकि आपने माइनस से गुणा किया, तो लेस देन = आ गया। अब गुणनखंड कर लेंगे तो 9 और 1 आ जाएगा गुणनखंड, 9y - y + 3 लेस देन = 0। कॉमन लेंगे, से सवाल को मत देखिएगा, सवाल की ट्रिक को देखिएगा, ये ट्रिक बार बार काम आएगी। ये हो गया आपका -1 कॉमन, y - 3, तो ये 3y - 1 y - 3। यहाँ से आपको y के 2 मान मिले, एक तो y का मान मिला 1/3 और एक मिला 3। तो संख्या रेखा बनाइए, इसके 2 मूल है, एक है 1/3, एक है 3, ठीक है। हर द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में माइनस की होती है, मूलों के दोनों तरफ प्लस की होती है, मूलों पे 0 होती है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का, लेस देन 0 चाहिए, मतलब माइनस वाला चाहिए, प्लस 0 भी चलेगा, दोनों चलेंगे। तो ये भी पॉइंट चलेगा, ये पॉइंट भी चलेगा और बीच वाले भी चलेंगे, जो माइनस दे रहे हैं वो भी चलेंगे, जो 0 दे रहे हैं वो भी चलेंगे। इसका मतलब y का मान 1/3 से लेकर 3 तक है, और y ही हमारे फलन का मान है। y कौन है,
इस फलन के मान का नाम y था, इसका मतलब y का मान 1/3 से 3 के बीच में आएगा। तो y का मिनिमम मान कितना हुआ 1/3, मैक्सिमम कितना हुआ 3। तो अगर हमसे पूछे कि मिनिमम कितना है तो मिनिमम है भैया 1/3, पूछे मैक्सिमम कितना है तो मैक्सिमम है 3। ये क्वेश्चन मैंने पहले कहा फलन में भी आता है, उचिष्ट निम्निष्ट में भी आता है। ट्रिक मैंने कोई अवकलन ववकलन नहीं किया, कोई अवकलन ववकलन नहीं किया। देख लीजिए, इस ट्रिक को पकड़ लीजिए, ये जो ट्रिक मैंने अपनी अपनाई है इसको पकड़ लीजिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कमाल की ट्रिक है ये। चलिए आगे चलते हैं, वापस आते हैं। हो गया, ये रहा आपका 1/3। मिनिमम पूछे मैक्सिमम पूछे, 1/3 मिनिमम, 3 मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक बिंदु P से वक्र 3x² 6y² बराबर 18 पर अभिलंब खींचा जाता है कि जो रेखा x + y बराबर 8 के लंबवत है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस पे जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस पे जो स्पर्श रेखा है उस पे जो अभिलंब खींचा जाता है वो अभिलंब इसके लंबवत है। कहानी को समझिए, अभिलंब लंबवत है तो स्पर्श रेखा क्या हुई, स्पर्श रेखा समानांतर हुई। क्वेश्चन को घुमाया गया, घुमाव देखिए कितना जबरदस्त घुमाया गया। क्वेश्चन में क्या किया गया, पहले आप तो सीधी स्पर्शिका की ढाल ही निकाल सकते हैं, अभिलंब की ढाल आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, अभिलंब की ढाल डायरेक्ट नहीं निकलते, जो अवकलन से निकलता है वो आता है स्पर्शिका की ढाल। आप स्पर्शिका की ढाल निकाल सकते हैं, तो आप जो dy/dx निकालेंगे वो स्पर्शिका की ढाल होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्पर्श रेखा का अभिलंब मतलब उसमें 90 डिग्री, उस अभिलंब के लंबवत है, ये अभिलंब के लंबवत है। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो स्पर्श रेखा का अभिलंब का अभिलंब, अभिलंब का अभिलंब होता है, लंबवत अभिलंब है। स्पर्श रेखा का अभिलंब दोनों क्या हुए समानांतर, तो यह समानांतर। तो इस रेखा की स्पर्श रेखा की ढाल और इसकी ढाल दोनों समानांतर होगी, मतलब बराबर होगी, m1 बराबर m2। ये है ट्रिक। 6x + 12y 6x 12y dy/dx, ढाल निकाल लीजिए, m1 आ गया आपका -x/2। यहाँ से निकालेंगे dy/dx बराबर आ जाएगा -1, m1 बराबर m2, क्योंकि समानांतर है। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया, x का मान 2 रख के y निकाल लीजिए। निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन x का मान 2 का एक ही ऑप्शन है। ये रहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पकड़ लीजिए इस बात को। ये ट्रिक इसमें जानबूझ के खेली गई है। देखिए थोड़ा सा मैं स्लो चलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सॉल्यूशन है, आरपीएससी सॉल्यूशन है, तो मैं सॉल्यूशन में वो सारी थ्योरी नहीं लाना चाहता, क्योंकि फिर थ्योरी के लेक्चरों में जो थ्योरी समझाई गई है वो दोबारा यहाँ से समझाऊंगा तो फिर वापस से थ्योरी पहुँच जाएगी। लेकिन चाहता हूँ कि आपको बारीकियाँ बताऊँ और बताऊँ, लेकिन मजबूर हूँ कि सारी बारीकियाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये सब बातें पहले से पता है, मैं तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पूछा है कि ये भैया फलन है, इस फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा। उच्चिष्ट मान के लिए भैया अवकलन करो, उच्चिष्ट मान के लिए अवकलन करो। एक बार अवकलन करो तो f' 12x³ - 6x² 6 दूनी 12x + 6। चेक कर लीजिए दोबारा से, 12x² - 6x - 12x + 6 गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ से x² कॉमन, पहले दो पदों में से x² कॉमन, अंदर हो गया 2x - 1 माइनस कॉमन बराबर 0 रखा। x के मान जब आप निकालेंगे तो साफ दिख रहा है, x का मान आएगा 1/2, x का मान आएगा 1, x का मान आएगा -1। लेकिन ये नहीं बता सकते किस पे उच्चिष्ट होगा किस पे निम्निष्ट होगा, इसलिए एक अवकलन के साथ और जाना पड़ेगा पुनः अवकलन लेने पर। f', दोबारा अवकलन लेने पे हो जाएगा, ये 3 आ गया जाएगा 36x², 6 दूनी 12x -12। अब मैं अगर इसमें प्लस का 1 लेता हूँ, प्लस का 1 लेने पर 12 12 24 प्लस आता है, प्लस पे प्लस आता है, प्लस 1 पे प्लस आता है, प्लस आता है मतलब निम्निष्ट है। -1 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 36, और ये भी तब भी इस पे भी प्लस आएगा तो ये भी निम्निष्ट है, क्योंकि जिस पे सेकंड अवकलन प्लस का आता है वो निम्निष्ट है, तो निम्निष्ट तो बचा क्या, ऑब्वियसली बात है 1/2। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा बिंदु बचा तो इस पर उच्चिष्ट आएगा ही आएगा, ऑप्शन में और कुछ है नहीं। तो इन दोनों पे है, लेकिन इन दोनों पे निम्निष्ट है, इस पे भी निम्निष्ट है, इस पे भी निम्निष्ट है। निम्निष्ट हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें उच्चिष्ट चाहिए, तो ये गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है कि P का वह मान ज्ञात कीजिए समीकरण के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। मूलों के वर्गों का योग, यानी इस भैया इसके जो मूल है और उनका जो वर्ग है α² + β², इसका मान हमें मिनिमम करना है। तो मान लीजिए इसके मूलों का योग, वर्गों का योग जो है उसका नाम एक बार y रख लेते हैं, ये y हो गया।
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, क्योंकि जैसे खुलेगा तो 2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा, वापस ही आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें मूलों का योग पता होता है। मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए आ जाएगा माइनस का पी माइनस 2 बटा 1, माइनस का पी माइनस 2 बटा माइनस 2। मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए, तो ये जाएगा 1 माइनस बी। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए, पी स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2p। पी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस का 2p प्लस का 2। दोबारा से चेक कर लीजिए, पी स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 2। अब हमें निम्नलिखित मान निकालना है, तो भैया अवकलन करना ही पड़ेगा। अवकलन करते हैं, पी के साथ अवकलन, पी के साथ अवकलन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर हम तो एक्स के साथ ही करते हैं, तो अवकलन किसी के साथ भी हो सकता है, जिस पे वो निर्भर करता है उसके साथ उसका अवकलन हो सकता है। तो यहाँ पी पे निर्भर करता है तो पी के साथ अवकलन होगा, तो यह आ गया 2p माइनस 2 और 2 का 0 हो गया। अवकलन को 0 कर दीजिए, पी का मान 1 आ गया। अब जो भी होगा वो इसी पे होगा, है ना, न्यूनतम, क्योंकि एक ही बिंदु है और उसी पे फिर अधिकतम हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि न्यूनतम विद्यमान नहीं है, वरना तो ये लिखा होता न्यूनतम विद्यमान नहीं है। तो हम चेक करते हैं भैया इसका मतलब p बराबर 1 जो है वो हो सकता है कि न्यूनतम हो ही ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि विद्यमान नहीं है, इसका मतलब विद्यमान है, और विद्यमान है तो एक ही बिंदु निकला है, तो इसी पे होगा और किसी पे हो नहीं सकता। तो सीधा का सीधा आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करने के लिए ढालें चाहिए होती है, ढालें, ढाल इसके अवकलन करिए, 3x का अवकलन 1 प्लस 2y का dy बाई डी एक्स 1 का 0, तो इसकी ढाल आ गई dy बाई डी एक्स, यानी ये m1 कहलाएगा, जो कि आपकी होगी माइनस का 3 बटा 2, और m2 निकाल लीजिए। इसकी ढाल निकालेंगे 3 बटा 2 आ जाएगी, इसको नाम m2 दे देते हैं, 3 बटा 2। आगे कोण का सूत्र होता है tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। m1 का मान 3 बटा 2, m2 का मान 3 बटा 2, माइनस माइनस ये हो गया आपका 3 बटा 2 माइनस का 3 बटा, नीचे गुणा होगा 1 माइनस m1 गुणा m2 हो जाएगा माइनस का 9 बटा 4 माइनस का 5 बटा 4, पलट के 4 ऊपर 12 बटा 5। लेकिन ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब 3 बटा 13 तो हो नहीं सकता कि 12 बटा 5 आया है, तो ना ये सही है ना ये सही है। चलिए अब इसमें है, फिर इसका मतलब अर्धक में चेंज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भाई, क्या उपाय है। ये दो ऑप्शन अर्धक के हैं तो अर्धक में चेंज कीजिए। tan थीटा का अर्धक होता है 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा का मान है आपके पास 12 बटा 5, ये 12 बटा 5 रख दिया। tan थीटा बाई 2 को एक बार में x नाम दे देता हूँ, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वज्र गुणा करने पर 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5 दूनी 10x। 2 से काट दीजिए, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। गुणनखंड करिए, गुणनखंड 36 आने चाहिए, 9 और 4 हो गए, 9 और 4 तो 3 कॉमन, 2 कॉमन, x का मान 1 आया 2 बटा 3 और 1 आया माइनस का 3 बटा 2। x कौन है? tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 का 2 बटा 3, 1 आया 2 बटा 3 और 1 आया माइनस का 3 बटा 2। एक बार दोबारा से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आया 2 बटा 3 माइनस 3 बटा 2, तो बेकार गया। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन 3 बटा 2 है बेटा, 2 बटा 3 नहीं है, 3 बटा 2 है, और ये माइनस 3 बटा 2 है, ये प्लस का 3 बटा 2 है, तो ये ऑप्शन बेकार हो गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक और बाकी है। हमारा जो आंसर आया था वो प्लस माइनस में आया था, तो प्लस का चेक करके देख लिया, ऑप्शन में कोई आंसर नहीं आ रहा। चलिए माइनस वाला ट्राई करते हैं। तो जब माइनस वाला ट्राई करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बदलाव मैं कर देता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का होता ही हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 12x स्क्वायर और बराबर 10x। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे, वैसा का वैसा ही चलेगा, 6x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6। इस बार जब हम गुणनखंड करेंगे तो आगे 9 और 4 तो आने ही आने वही रहेंगे, माइनस का 9 होगा और प्लस का 4 होगा, माइनस का 6 होगा। इस बार आपका आ जाएगा, पहले कॉमन आ रहा है यहाँ पे आपका 3x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, फिर प्लस 2 कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आपका x का मान आ गया 3 बटा 2, वह x बराबर माइनस 2 बटा 3, ये आपका है। तो 3 बटा 2 आ गया और आपका आंसर 3 बटा 2 है इसमें।
तो भाई बहुत पेचीदा क्वेश्चन था, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछा गया, बहुत ज़्यादा टेढ़ा। और नॉर्मली क्या होता है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो होता है वो एक कोण निकालता है, उसको आदत होती है एक कोण निकालने की, दो कोण निकालता ही नहीं है। क्वेश्चन को बनाया गया था माइनस वाले कोण के हिसाब से। अगर माइनस वाले के हिसाब से, मतलब देखिए ये प्लस माइनस इस बात की नहीं कि प्लस माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस और माइनस का एक मतलब है। प्लस का मतलब है आंतरिक कोण, जो न्यून कोण होता है वो प्लस है, और जो माइनस है वो अधिक कोण है। प्लस बेटा प्लस है आपका न्यून कोण, माइनस है आपका अधिक कोण। तो इसने कहा ना मध्य का कोण, तो दोनों ही मध्य के कोण होते हैं। जैसे आपसे पूछे हाथ, आपका हाथ, तो आपका बायां भी आपका हाथ है, दायां भी आपका हाथ है, ये दोनों आपके हाथ है। नाम अलग अलग है क्यों, क्योंकि पुकारने की भी बायां हाथ दायां हाथ। तो वैसे ही जब दो रेखाएं काटती है तो दो कोण बनते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है, और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, मतलब बाह्य कोण कहते हैं। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों उसी का हिस्सा है। तो इस बार क्वेश्चन को जानबूझ के इस तरीके से बनाया गया था कि बाह्य कोण जो है उसका अर्धक में आंसर में आए। अगर आप अधिक कोण निकालें, न्यून कोण निकालें, मतलब प्लस वाला चिन्ह लेके निकालेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, जो हमने दिखा चुका मैं आपको दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि x² बराबर 4y के अभिलंब के पाद, परवलय के अभिलंब के पाद जो 45 डिग्री वाली प्रवणता की रेखा के लंबवत है। जिस रेखा की प्रवणता 45 डिग्री है उसके लंबवत है। पहले अभिलंब निकालिए। अब ध्यान से सुनिए, देखिए फिर वही अब दुश्मन का दुश्मन वाली कहानी हो गई। x² बराबर 4y के अभिलंब, इसका अभिलंब मतलब पहले आप स्पर्शरेखा की ढाल निकालेंगे dy/dx, तो उस dy/dx का जो लंबवत है इसका अभिलंब, इसके अभिलंब के पाद से 45 डिग्री प्रवणता की रेखा के लंबवत होंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एकदम ठंडे दिमाग से सुनिए, एकदम ठंडे दिमाग से। मैं थोड़ा चित्र बना के बताता हूँ आपको कि भाई इसने ये कहा है कि ये आपका परवलय है, x² बराबर 4ay, ये परवलय है। अगर आपने इसको एकदम ठंडे दिमाग से नहीं सुना तो गलत पढ़ बैठेंगे और गलत कर बैठेंगे। अब ये कह रहा है कि ये जो परवलय है, इस परवलय पे स्पर्शरेखा होगी, क्योंकि बिना स्पर्शरेखा के अभिलंब नहीं आता। ये बात पकड़ लीजिए, बिना स्पर्शरेखा के अभिलंब नहीं आता। तो ये रही आपकी स्पर्शरेखा। अब इस स्पर्शरेखा पे आपका अभिलंब आएगा, ये आपका अभिलंब आ गया। अब आपका जो अभिलंब है वो लंबवत है 45 डिग्री वाली एक लाइन के। ये रही, मान लीजिए वो 45 डिग्री वाली लाइन जिसके ये लंबवत है, इसके लंबवत है। ये खुद 45 डिग्री पर है ये लाइन, ये जो ऑरेंज लाइन है ये 45 डिग्री पे है, लेकिन इस काली वाली लाइन के लंबवत है, मतलब अभिलंब के लंबवत है। तो बताइए स्पर्शरेखा के समानांतर हुई नहीं हुई? तो स्पर्शरेखा की ढाल और इसकी ढाल बराबर है। ये 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसकी ढाल कितनी होगी? 10 45, क्योंकि ढाल कोण को 10 में मान निकालने से आती है। तो 10 45 बराबर 1, इसकी ढाल 1 होगी, तो m1 बराबर 1। तो स्पर्शरेखा की ढाल कितनी हुई? 1 हुई। ठीक है, इससे स्पर्शरेखा की ढाल मिल जाएगी आपको। अब स्पर्शरेखा की ढाल आप यहाँ अवकलन करके भी निकाल सकते हैं। अवकलन करके निकालेंगे तो सीधी आ जाएगी x² का 2x, y 4y का dy/dx, और dy/dx का मान आ जाएगा आपके पास, स्पर्शरेखा की ढाल आ जाएगी x/2 आ गई, और ये है 1, तो x/2 बराबर हुआ 1। इससे आपको x का मान मिल गया, x बराबर 2। x का मान 2 रखेंगे तो 4, 4 से 4 कट गया, y 1 आ गया, y 1, तो बिंदु आया 2 1। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है, अभिलंब का पाद। तो बेटा अभिलंब का पाद वही होता है जो स्पर्श बिंदु होता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे तो अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब कहाँ खींचा जाता है? अभिलंब वहीं खींचा जाता है जहां पे स्पर्शरेखा वक्र को स्पर्श करती है। यहाँ वक्र परवलय है, तो परवलय को जहां वो स्पर्श कर रही है वहीं पे अभिलंब खींचा जाता है, तो उसका पाद यही है। इस बार क्योंकि आपने स्पर्श बिंदु बहुत बार सुना होगा, जो स्पर्श बिंदु होता है, ध्यान से सुनिए, स्पर्श रेखा के लिए जो स्पर्श बिंदु होता है अभिलंब के लिए वो पाद होता है। ये इस बार क्या किया, इस बार समझ रहे हैं बात को, इस बार पानी को पानी नहीं कह के जल कह दिया, और जल को जल नहीं कह के नीर कह दिया। है तो तीनों एक ही बात, कहने का तरीका अलग है ताकि कंफ्यूज हो बच्चा। तो ये हुआ 2 1। तो ये रहा। चाहता तो वैसे भी पूछ सकता था, लेकिन वैसे पूछने से फिर आप कंफ्यूज कैसे होते? कंफ्यूज भी तो करना होता है ना, वरना कंपटीशन है ये कोई लोकल परीक्षा नहीं जिसमें 36% बना के आपको निकलना है। चलिए आइए क्रांतिक बिंदु की याद कीजिए। क्रांतिक बिंदु का मतलब जिस बिंदु पे ग्राफ अपनी दिशा बदलता है, मतलब उच्चिष्ट होता है या निम्निष्ट होता है, या फिर जहां ग्राफ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चला जाता है। तो यानी अवकलन का मान जहां 0 है वो क्रांतिक बिंदु है। तो f' बराबर अवकलन करूंगा तो x² बाहर, log x का 1/x, फिर मेरा x log x बाहर, x² का 2x, और इसको बराबर कर दूंगा 0। x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन, ये हो गया मेरा 1 + 2 log x। ठीक है, तो एक बिंदु तो आया x बराबर 0, वह दूसरा बिंदु आया 1 + 2 log x बराबर 0, log x बराबर -1/2, और x बराबर e की पावर -1/। ठीक है, x बराबर 1/e।
ई की पावर माइनस आधी नीचे आ गया, प्लस हो गया, एक्स बराबर 1/e। तो दो क्रांतिक बिंदु है, एक तो है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, दूसरा है एक्स बराबर 1/√e। और आप देख पा रहे होंगे ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 1/e है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1/e तो आया ही नहीं कहीं। एक ना तो एक आया ना ई आया, 1/2 आया नहीं आया, केवल ई आया नहीं आया, 1/√e आया। तो इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्धमान कब होगा, x की पावर x वर्धमान कब होगा, देखते हैं भाई वर्धमान कब होगा। fx, इसको पहले आप लोग लेके लिख लीजिए, ऐसे लिखिए e की पावर लोग x की पावर x। ये आप सोचेंगे ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। किसी चीज़ को e की घात में, कोई चीज़ अगर धनात्मक है तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप m को ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर, अगर m धनात्मक है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर लोग m। e की पावर लोग m ही होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ गई। अब आप आराम से बड़ी खुशी खुशी अवकलन कर पाएंगे। तो पहले e का अवकलन e होता है, तो ये दो बाहर रहेंगे। फिर x को छोड़ दिया, log x का 1/x किया, x कर दिया, 1 आ गया, प्लस अगली बार log x को छोड़ दिया, x का किया, 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे वर्धमान चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो देखिए ये जो चीज़ है ये तो हमेशा प्लस की रहती है। हमने मेरे पता e की पावर कुछ भी हो, e हमेशा धनात्मक रहता है, तो ये राशि तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इवन 0 भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो ये तो हमेशा प्लस की रहेगी। तो इसको प्लस का होना पड़ेगा, और ये प्लस का होगा 1 प्लस log x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी log x को -1 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी x को बड़ा होना पड़ेगा e की पावर -1 से, यानी x को बड़ा होना पड़ेगा 1/e से। अगर x 1/e से बड़ा होगा तो ही ये वर्धमान रह पाएगा। तो x को बड़ा होना पड़ेगा 1/e से, x को बड़ा होना पड़ेगा 1/। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्र की 1/3 बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसमें सीधा ढाल निकालना है 1/3 पर। काफ़ी आसान पूछे, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा अवकलन का टेढ़ा है इसमें खेल। √x को छोड़ दिया, 1/x² का 1 प्लस x² का किया, 1 का 0, x² का 2x। फिर इस ब्रैकेट को बाहर छोड़ दिया, अंडर का अवकलन किया जो कि आ गया 1/2√x। फिर x की पावर 5 का हो गया 5x की पावर 4, y का हो गया dy/dx। ये आ गया आपका स्पर्शिका की ढाल। कौन से बिंदु पर, x बराबर 1 रख के निकालिए, x बराबर 1 पर ढाल, x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, प्लस ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, प्लस 5, ये आ गया आपका 8। तो ढाल है 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, fx बराबर -sin x बराबर लैम्डा 0 से π/2 sin x f cos ft dt। भाई ये क्वेश्चन तो गलत लिखा हुआ है। cos x t है या cos t है या f t है, ये कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली ये गड़बड़ है क्वेश्चन। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ बार बार कि ऐसा नहीं है कि आरपीसी ने, हो सकता है आरपीसी ने गलत किया हो, हमारी टीम ने जो टाइप किया तो आरपीसी के पेपर से ही टाइप किया, तो हो सकता है आरपीसी ने गलत किया हो, वहाँ से टाइप एज इट इज़ उतार लिया हो, या फिर हो सकता है कि उन लोगों ने ही कोई गलती कर दी हो। ये क्वेश्चन गलत है ना, बाकायदा गलत है। अब यहाँ पे ये खाली sin x f cos t dt है या क्या है भाई, वो तो भगवान ही जाने, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिएगा, आप करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा, या फिर मैं अपने हिसाब से करेक्शन करके अलग से उसका एक ऐड करवा दूंगा इसको। किसी और क्वेश्चन के अंदर जब कर रहे होंगे तो वो बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत टाइप हो गया। अगर मेरी गलती है तो, अगर हमारी साइड से गलती हुई है तो मैं उसको वैसे करवा दूंगा, और आरपीसी ने किया तो आप चेक कर लीजिएगा खुद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। x बराबर t² + 1, y बराबर t² - t - 1 के उन बिंदु पे स्पर्शरेखा के मध्य कोण जहां वो x को काटता है। ये जो ग्राफ जहां x को काटता है वहां पे जो दो स्पर्शरेखाएं आएंगी, उस बिंदु पे आपको जो दो स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण होगा वो ज्ञात करना पड़ेगा। यानी दोनों की ढालें आपको चाहिए। सबसे पहले तो देखिए आपका वक्र x को कहाँ काटता है। वक्र जहां भी x को काटता है वो जगह कोई भी हो, वहां y का मान 0 होता है। y का मान 0 लेने पर, ताकि वो बिंदु निकल सके, y का मान 0 लेते ही t² - t - 6 बराबर 0 हो गया, जिससे आपका t² 3 और 2 गुणनखंड हो गए, 3 + 2, तो ये आपके आ गया t - 3 1 और t + 2 2, और t के मान आए 3 और -2। ठीक है, ये दो बिंदु है, इन दोनों पे ढाल निकाल लीजिए। ढाल निकलती है dy/dx से, तो यहाँ तो आपको पहले x का अवकलन करना पड़ेगा t के साथ, क्योंकि ये प्राचालिक रूप में है,
तो dx का हो गया 2t, dy का हो गया dy बटा dt हो गया 2t माइनस 1, दोनों का भाग दे दीजिए, dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx आ गया 2t माइनस 1 बटा 2t। ठीक है, अब दोनों ढाल निकाल लीजिए, एक ढाल आपकी आएगी 3 पे, एक आएगी 2 पे, 3 पे आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, 5 बटा 6, m1 बराबर आया 5 बटा 6, माइनस का 2 लेने पर माइनस का 2 ही हो गया 5, और माइनस का 5 बटा माइनस का 4 यानी 5 बटा 4। ठीक है, अब कोण निकाल लेते हैं, tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, m1 का मान 5 बटा 6 माइनस 5 बटा 4 बटा 1 प्लस 25 बटा 24, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ऊपर 12 आ जाएगा, 12 आते ही हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 माइनस का 5 बटा 12 और नीचे हो जाएगा 49 बटा 24 मोड प्लस माइनस tan थीटा बराबर प्लस माइनस 24 ऊपर चला गया, 2 से कट गया 10 बटा 49, मोड इसको प्लस कर देगा, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, प्लस माइनस आप बाहर रख सकते हैं 10 बटा 49, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि फलन x लेस देन 2 के लिए हाशमान है, 2 से बड़े के लिए वर्धमान है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ना, a b c d। तो अवकलन कर लेते हैं, पता चल जाएगा। f डैश x हमारा अवकलन आया इसका, ये आ गया 3 दूनी 6x, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 12 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, तो यहाँ आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो कि आपका होल स्क्वायर बन गया। और होल स्क्वायर कभी भी माइनस का हो ही नहीं सकता, ये कभी माइनस का नहीं हो सकता, ये प्लस का हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस का नहीं हो सकता। तो भैया ये हमेशा वर्धमान ही रहेगा, हमेशा हमेशा वर्धमान रहेगा, अवकलन का मान कभी माइनस का आएगा नहीं। तो प्रत्येक अंतराल में वर्धमान है, ऑप्शन है प्रत्येक अंतराल में वर्धमान है, क्योंकि जो अवकलन का मान आया वो पूर्ण वर्ग आया। तो याद रखिएगा, जब पूर्ण वर्ग आ जाता है तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि वो या जीरो आ सकता है या प्लस का आ सकता है, माइनस का कभी नहीं आ सकता, तो हाशमान कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये सदैव वर्धमान है। तो प्रत्येक अंतराल के लिए ये वर्धमान है, कभी हाश होगा ही नहीं, कभी गिरेगा ही नहीं, या तो रुक जाएगा या बढ़ जाएगा, रुकेगा कभी नहीं, गिरेगा कभी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे देखिए पहले भी किया हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि x की पावर x, ये क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन है, log x बटा x, बड़े चलते हैं इनकी, बहुत चलती है इनकी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करते हैं कि fx बराबर, दोबारा भी देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये x की पावर x के नाम से आया था, अब 1 बटा x की पावर x के नाम से आ गया, ये ऊपर था, ये रहा x की पावर x, और अब 1 बटा x की पावर x आ गया। तो क्वेश्चन सेम है, वैसे ही करना होता है इनको, e की पावर log 1 बटा x की पावर x, x आगे आ जाएगा, log x को ऊपर ले आएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे ले आइए ताकि आसान रहे। अब आप अवकलन कर लीजिए अपना f डैश x, e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है, वो तो चेंज होता नहीं है, पावर का करेंगे तो माइनस बाहर, x को छोड़ेंगे log x का 1 बटा x, x कट गया 1 आ गया, फिर log x को छोड़ेंगे x का करेंगे log x आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, अधिकतम मान पूछे, तो बराबर में 0 करिए, ये इसको इधर भेज दीजिए, log x बराबर -1 आ जाएगा और x बराबर e की पावर -1 आ जाएगा, जो कि 1 बटा e हो जाएगा, ये 1 बटा e आ गया। तो x का मान आया आपका 1 बटा e। अब 1 बटा e के अलावा कोई और ऑप्शन आया नहीं है, तो ये जो होगा वही आपका फाइनल होगा। लेकिन अधिक बिंदु नहीं पूछा है, बिंदु के बाद में मान पूछा, तो मान निकालिए, 1 बटा e रखिए इसमें, मैक्सिमम यानी अधिकतम फलन, अधिकतम फलन का मान आएगा 1 बटा ई पर, तो 1 बटा ई रखेंगे तो ये पलट के ई ऊपर और 1 बटा ई की पावर 1 बटा ई, तो आंसर हुआ ई की पावर 1 बटा ई, ये आपका आंसर है। ये लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन थे, भरे हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर बार 3 क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं, बड़ा टॉपिक है ना, 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि एक आपका हो जाता है ढाल वाला, ढाल या प्रवणता इनका हो जाता है, एक हो जाता है आपका वर्धमान हाशमान का, एक हो जाता है आपका उच्च निम्निष्ठ का, और तीनों टॉपिक देखिए दिखने में एक में ही आते हैं, लेकिन
अच्छे टॉपिक है तीनों, तो क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, डालता भी है, टफ भी बनते हैं, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो फेवरेट टॉपिक रहता है अधिकतर जो पेपर बनाते हैं उन लोगों का, क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने ही है, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो जो ना समझ में आई हो, तो मुझे अपने टेलीग्राम चैनल में आप बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा, ताकि मैं उसको करेक्ट करके उसको ठीक करा सकूँ। छोटी मोटी कोई गलती रह गई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और बताइएगा ज़रूर, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। धन्यवाद।